नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज का न्यूज कार्यक्रम जो वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है जिससे बहन मायावती जी का जो सिद्धांत है, जो मैसेज है, वो काफी मजबूत हो सकता है। बड़े गौर से पूरे वीडियो को आप देखिएगा। बसपा अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जो बहन मायावती जी मैसेज देना चाहती है समाज को, इसमें एक सपोर्ट मिल गया है सर्वोच्च अदालत का। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में, एक ऐतिहासिक फैसले में मैंडेट ऑर्डर कर दिया है कि आप इस देश में दलित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं इसको विस्तार से बताने वाला हूं। और रही बात यह कि भाजपा की पोल खुल गई दतिया सीट पर और बांकीपुर सीट पर। बांकीपुर पटना में है जो उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर विधानसभा का, और दतिया है मध्य प्रदेश में। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके समर्थकों ने बवाल काटा, हंगामा किया, उससे भाजपा की पोल खुली। और बांकीपुर विधानसभा में भाजपा के अभिषेक सिन्हा जो वापस ले लिए अपना नामांकन, फिर कैंडिडेट बदलना पड़ा, इससे भाजपा की काफी किरकिरी हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव से पहले ही चुनाव जीत गए। ये आम जनता के बीच एक चर्चा का विषय है, विमर्श है। सबसे बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार क्या बीमार हैं? नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीमार कहकर विपक्ष ने हल्ला गुल्ला किया। भाजपा और जदयू के वे नेता जो जदयू को कमजोर कर रहे थे, सबको सपोर्ट मिल गया कि विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है, क्यों नहीं इसमें हाथ धो लिया जाए। नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और अभी भी चल रही है, लेकिन उस साजिश की भी पोल खुल गई है। तो सबसे पहले मैं उन विषयों पर आता हूं कि बहन मायावती जी का 2027 का जो चुनावी मिशन है वो कैसे कामयाब होती दिख रही है। बहन मायावती जी ने कई बार विरोध किया। हरिजन शब्द के प्रयोग पर उनका ऐतराज था, दलित शब्द के प्रयोग पर उनका ऐतराज था। वो बार बार ये कहती थी कि संविधान ने कहा है कि आप अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कहोगे, यानी SC ST क्लास। बहन मायावती जी का यह भी सिद्धांत था, ये उनकी मांग थी कि हम SC ST वर्ग के हकों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, लेकिन किसी दूसरे अन्य जातियों को प्रताड़ित करके नहीं, उसको नीचा दिखा के नहीं। कहने का तात्पर्य कि जनरल कास्ट, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, जो भी जनरल कास्ट में आते हैं, जिन्हें आप सवर्ण कहते हैं, सर्व समाज कहते हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जातिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य जो संवैधानिक अधिकार SC ST को दिया गया है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बातें कही संविधान में, जो उनकी मांग थी संविधान सभा से, उन्हीं के अनुरूप बहन मायावती जी चल रही थी। बहुत सारे बहुजन समाज के नेताओं ने उसका दुरुपयोग करते हुए जात पात फैलाना शुरू कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में तो यह भी कहा है कि दलित शब्द के प्रयोग करने पर FIR होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। और यह केवल जनरल कास्ट के लोगों के ऊपर नहीं, ये दिमाग से साफ कर लीजिए। जो सर्वोच्च अदालत का फैसला है वो दलित नेताओं के ऊपर भी लागू होगा, OBC नेताओं के ऊपर भी लागू होगा जो दलित दलित अथवा हरिजन बोलते रहते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। आप संवैधानिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आप सहानुभूति दे सकते हैं, आप हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन दलित शब्द भुना नहीं सकते, राजनीति में किसी को अपमानित नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है सर्वोच्च अदालत को यह लगा कि यह हरिजन शब्द, ये दलित शब्द जो है, ये अपमानजनक शब्द है। लोगों में गुस्सा दिलाकर अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके लोग राजनीतिक लाभ लेते हैं, इसलिए आप दलित शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे आप वो किसी भी जाति से हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप SC ST से हैं तो आपको लाइसेंस मिला हुआ है
कि आप दलित शब्द का भी प्रयोग करेंगे, बाकी शब्द का भी प्रयोग करेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हमारे देश में हैं जो अपनी ही जाति को नीचा दिखा के, प्रताड़ित करके व्यक्तिगत लाभ लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकता हूं कि जो आरजेडी के कुछ नेता हैं जो सर्व समाज से हैं, वो सर्व समाज के खिलाफ बोलकर सहानुभूति प्राप्त करते हैं। कुछ बहुजन समाज के भी नेता हैं जो बहुजन समाज के भले ही खिलाफ ना बोले, लेकिन सर्व समाज की चमचागिरी करके उनके पक्ष में बोलकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। ये सब कुछ नोटिस में ले लिया गया है सर्वोच्च अदालत के सामने कि ये तो अपने जाति को ही बेच देते हैं, अपने जाति के खिलाफ बोलकर अथवा अपमानजनक शब्द बोलकर सहानुभूति प्राप्त करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ऐसे शब्द के प्रयोग पर एफआईआर हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। बहन जी बार बार ये कहती हैं, कुछ जातिवादी नेता है, जात पात करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लोगों का सहानुभूति प्राप्त करके अपनी जाति की गोलबंदी करके वोटों का बिखराव करते हैं। ये शब्द है बहन मायावती जी का। तो अगर सर्वोच्च अदालत का फैसला कड़क रूप से पालन हो गया तो उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव है बसपा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत है विकास, SC/ST का विकास, OBC का विकास, माइनॉरिटीज का विकास, सर्व समाज का विकास, क्योंकि वो सबको समेट रही हैं। वो किसी खास जाति की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कोई गोलबंदी नहीं कर रही, कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रही है। तो इसलिए ये फैसला बहन मायावती जी के लिए एक सपोर्ट मिल जाएगा 2027 के चुनाव में। रही बात ये, अब हम चलते हैं बिहार में नीतीश कुमार के समर्थक हैं संजय गांधी और ललन सराफ। संजय गांधी और ललन सराफ जब लोगों को रोकते हैं नीतीश कुमार से मिलने से, तो सीधे कहते हैं नीतीश कुमार बीमार है। और यही चर्चा जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी हो रहा था। विपक्ष आरोप लगाता था, क्योंकि विपक्ष के पास नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का ना सबूत था, ना लोग विश्वास करते। तो भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार तो वो कह नहीं सकते थे, उम्र ज्यादा हो गई थी तो वो बीमार कहना शुरू कर दिए। और इसका बहुत बड़ा फायदा भाजपा ने लिया, और जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो नेता थे जदयू के, वो विपक्ष के समर्थन में कुछ ऐसी हरकतें करने लग गए कि लोगों को यह विश्वास हो कि विपक्ष का आरोप सही है और वाकई नीतीश कुमार कुछ भटक गए हैं, कुछ उनकी ऐसी हरकत होती है। और लोगों में एक परसेप्शन बनना शुरू हो गया कि उम्र के हिसाब से शायद नीतीश कुमार वाकई में बीमार है। लेकिन कल जो बागी है जदयू के नेता कार्यकर्ता, अपनी बात कहने के लिए जब नीतीश कुमार के आवास पर जाते हैं, संजय गांधी और ललन सराफ ने यह कह के रोक दिया कि वो बीमार है, वो किसी से मिल नहीं सकते। लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद जब एनडीए की बैठक होने लगी तो वहां पर संजय झा के साथ, ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार जाते हैं, उस बैठक में शिरकत करते हैं। तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि बीमार आदमी एनडीए की बैठक को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे शिरकत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका फैलाया हुआ यह रायता है कि नीतीश कुमार बीमार है। आरोप यह भी लगा रहे हैं जो बागी नेता है कि संजय गांधी और ललन सराफ ये अपने आदमी को जगह जगह मेन पॉइंट पर बिठाकर पूरे जदयू को हाईजैक करना चाहते हैं। इसलिए जदयू के बागी नेता जब नीतीश कुमार उनका सुनेंगे नहीं, संजय झा जो है वो उनका सुनेंगे नहीं, ललन सिंह सुनेंगे नहीं, तो मजबूरी बस वो या तो भाजपा में जाएंगे, आरजेडी में जाएंगे, पार्टी छोड़ेंगे, जदयू कमजोर होगी। तो कुल मिलाकर जदयू को अपने कब्जे में लेने के लिए ये तमाम जो इर्द गिर्द नेता हैं ये ऐसा कर रहे हैं। और आपको हम बता दें, ये दोनों नेता विधान पार्षद हैं, पार्टी का मैक्सिमम काम संभालते हैं। यहां तक नीतीश कुमार के पास कौन सा आवेदन जाना चाहिए, कौन सी जानकारी जानी चाहिए, ये तय करते हैं संजय गांधी और ललन सराफ। तो कुल मिला के पार्टी हो गया ना हाईजैक कि नीतीश कुमार को जमीनी हकीकत से दूर रखो, लोगों से यह कह दो कि नीतीश कुमार बीमार है,
और नीतीश कुमार को जब पता ही नहीं चलेगा कि पार्टी का स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से लोग मेरे साथ हैं, कौन कौन से लोग हमसे खफा हैं, तो एक दिन कह देंगे कि पूरा का पूरा ये जदयू भाजपा में विलय हो गई। ये कहानी निकलकर आई है सामने। सवाल ये उठता है, क्या प्लानिंग भाजपा के तरफ से ये दो व्यक्ति को बिठाया गया है, नीतीश कुमार की खुद की गलती है, अथवा कहानी क्या चल रही है? क्या समय रहते इन दो नेताओं को नीतीश कुमार से दूर किया जा सकता है? क्या नीतीश कुमार अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के? क्या अपनी पार्टी को संभाल लेंगे? अच्छे नेता, बुरे नेता, परफॉर्मेंस देने वाले नेता अथवा नकारे नेता, जो भी होते हैं, सबको पहचान पाएंगे नीतीश कुमार? क्या जदयू को कंट्रोल में ले लेंगे? क्योंकि फिलहाल जो हालात बना हुआ है उससे लग रहा है कि जदयू का कंट्रोल अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रहा। पूरे देश में दो तीन चीजें चल रही है, E20, T20, 420। E20 यानी इथेनॉल का चर्चा है, T20 यानी क्रिकेट का चर्चा है। E20 में आता है नितिन गडकरी जी के जो पुत्र हैं, उनके पास शायद E20 यानी इथेनॉल की कंपनी है। T20 में जैसा आते हैं जो गृह मंत्री के पुत्र हैं। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार का कहना यह है कि दो पुत्र E20 और T20 या उन दोनों के पिता 420 यानी दोनों मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं, लोगों की शिकायतों पर, लोगों के चर्चाओं के बीच। क्या वाकई में E20 खतरनाक है, यानी इथेनॉल मिलाया हुआ पेट्रोल जो सरकार उसे प्रमोट कर रही है? आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूबर, मीडिया, पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, एक्शन भी हुआ। महिंद्रा कंपनी ने जो है, ये टोयोटा कंपनी ने एक्शन लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे हालात में जाते पेट्रोल पंप पे, लोगों से पूछते हैं, लोगों का कहना यह होता है कि E20 वाला पेट्रोल ईंधन जब हम डलवाते हैं तो एवरेज कम हो जाती है। ये शिकायतें हैं, आम शिकायतें हैं, और अरविंद केजरीवाल का यह आरोप है कि अगर एवरेज कम होता है तो जाहिर सी बात है इंजन के ऊपर डैमेज होगा। जबकि टोयोटा कंपनी और जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उनका कहना है कि इंजन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार का कहना है कि हम इथेनॉल को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। सरकार उस पक्ष में बोल रही है 20 बिलियन डॉलर का हमें आयात कराना पड़ता है, बड़ी संख्या में हमारा जो है विदेशी मुद्रा इस एनर्जी के ऊपर खपत हो जाता है, तो हम इथेनॉल का प्रमोट क्यों ना करें? प्रश्न ये उठता है कि सरकार भी अपनी जगह सही है, आम जनता की शिकायतें भी अपनी जगह सही है। अब इसमें विचारणीय शब्द ये है, क्या वाकई में एवरेज कम होता है? क्या वाकई में इंजन खराब होता है? अगर ऐसा होता है तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और जो विपक्ष के नेता जगह जगह लामबंदी करके जो ये कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, उनको भी चाहिए कि सच्चाई के तह तक जाएं। उधर जंतर मंतर पर जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन, धरना प्रदर्शन जारी है, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो जारी रहेगी। मध्य प्रदेश से जो दतिया से खबर आई, नरोत्तम मिश्रा नामांकन पत्र खरीद लिए थे, वो कन्फर्म थे कि हम तो नामांकन करेंगे, भाजपा तो हमें ही टिकट देगी, क्योंकि उनका जो कद है वो पूर्व गृह मंत्री थे। एन वक्त पे उनको हटा के किसी और को टिकट दे दिया गया, जिससे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ने काफी बवाल काटा, हंगामे पे उतर आए। और इसी बीच पत्रकारों ने क्या किया कि जतिन प्रसाद जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे सवाल कर दिया। वो कहने लगे कि भाई भाजपा तो चुनाव हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, और ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, देखते जाइए जगह जगह ये पीछे हट रहे हैं, कैंडिडेट बदल रहे हैं। क्योंकि लगे हाथ खबरें आ गई कि बांकीपुर सीट पर जो अभिषेक सिन्हा है वो अपना नामांकन वापस ले लिए। उनका कहना यह था कि मेरा पारिवारिक समस्या है। लेकिन मैसेज ये गया कि रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी की नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनका उतना नाम लोग जानता नहीं है जितना प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर खुद खड़े हुए हैं। अगर जन सुराज
कोई और कैंडिडेट देती तो इतनी उम्मीद जनता नहीं लगाती, क्योंकि प्रशांत किशोर के चेहरे में बिहार की जनता एक अगला भविष्य देख रही है बिहार का। तो जाहिर सी बात है तमाम कैंडिडेट के ऊपर ये भारी पड़ेंगे, और इसी असमंजस में भाजपा दुविधा में पड़ गई कि हमारा ये कैंडिडेट जीतेगा या वो जीतेगा, यानी काफी तनाव में भाजपा चल रही है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत गए तो विपक्ष के पास एक पढ़ा लिखा, एक होशियार, ताकतवर नेता मिल जाएगा जो भाजपा से टक्कर ले सके, सम्राट चौधरी के हर सवालों का जवाब भी दे सके और विपक्ष सवाल भी कर सके जिसको सरकार को जवाब देना होगा। तो इस तरह से बिहार की राजनीति भी काफी असमंजस की स्थिति में आ गई है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं अथवा भाजपा कोई खेल कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।